नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। उत्तर प्रदेश विशेष समसामयिकी में आज हम लोग मई 2025 का करंट अफेयर्स कवर करने जा रहे हैं। आपके आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये आपके आने वाली परीक्षा, समीक्षा अधिकारी, पीसीएस, इन सभी के लिए और भी जितनी भी एक दिवसीय एग्ज़ाम आने वाले हैं उनमें काफ़ी लेटेस्ट कंटेंट पूछा जाता है। और यूपी का कंटेंट जो है जितना भी लेटेस्ट है वो आपका तैयार होना चाहिए। तो ये समसामयिकी का लेक्चर आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसको आपको केवल ध्यान से 2 से 3 बार सुनना है पूरे लेक्चर को, और कोई नोट्स इत्यादि बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं जहाँ भी महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो आपके परीक्षा में सीधे तौर पे पूछे जा सकते हैं उसका मैं उल्लेख करता चलूँगा, क्योंकि कुछ बिंदु ऐसे होते हैं, कुछ फैक्ट ऐसे होते हैं जो केवल एक सामान्य जानकारी के लिए बताए जाते हैं, और उन्हीं में से कुछ फैक्ट्स ऐसे होते हैं जो आपको विशेषकर अपनी परीक्षा के लिए तैयार भी कर लेना होता है। तो परीक्षा के लिए जो महत्वपूर्ण है उसको मैं इंगित करता चलूँगा, जिससे कि आप अच्छे से जो है अपने एग्ज़ाम के लिए उसको तैयार कर सकें। चलिए आगे बढ़ते हैं। समीक्षा अधिकारी में अगर आज से मैं एग्जैक्ट कैलकुलेशन करूं तो 43 डेज़ बचे हुए हैं, और लगातार एक एक दिन, एक एक मिनट कम हो रहा है। ऐसी स्थिति में आप अपनी रिवीज़न में लगे होंगे, प्रैक्टिस कर रहे होंगे, क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस कर रहे होंगे। लेकिन अगर आप अभी तक जो है कोई अच्छे कंटेंट वाले टेस्ट सीरीज़ से नहीं जुड़े हैं तो मैं आपको रिकमेंड करता हूं कि आप हमारी इस टेस्ट सीरीज़ से जुड़ सकते हैं, जिसमें 13,000 प्रश्न आपको मिलेंगे। 13,000 प्लस प्रश्न आपको इसमें मिलेंगे। हिंदी के वीडियो लेक्चर्स में मिलेंगे। रिवीजन के लिए आपको हिंदी का पीडीएफ के माध्यम से नोट्स भी मिलेगा। सॉल्व्ड अनसॉल्व्ड पीडीएफ मिलेगी सारे कंटेंट की। और ख़ासियत ये है कि चाहे जीएस हो, चाहे करंट अफेयर्स हो, चाहे हिंदी हो, सबको इसमें बिल्कुल जो लेटेस्ट पैटर्न है उसके अनुसार कवर किया गया है। सबके इंडिविजुअल टेस्ट भी आपको मिलेंगे। फुल टेस्ट जैसा 200 प्रश्नों का समीक्षा अधिकारी का है वो भी आपको मिलेगा। सब्जेक्ट में जो है टॉपिक वाइज टेस्ट भी आपको मिलेंगे। यानी पूरी समग्रता से रिवीजन करने के लिए ये एक बहुत ही अच्छी टेस्ट सीरीज है, जिसको आप जो है ले सकते हैं। और ये जो आखिरी के आपके 40-43 दिन बचे हैं, इनमें भी आप बहुत अच्छे से इसको तैयार कर सकते हैं। अगर आप रोज़ 2-3 टेस्ट इसमें लगा लेंगे समय निकाल के, क्योंकि ये वो क्रूशियल टाइम है जिसमें अब आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। क्योंकि कोई भी एग्ज़ाम हो, और समीक्षा अधिकारी और पीसीएस जैसा एग्ज़ाम जो होता है, इसमें टाइम मैनेजमेंट ही सब कुछ होता है। जितना बढ़िया आपका टाइम मैनेजमेंट होगा उतना बेहतरीन आपका जो है एग्ज़ाम होगा। क्योंकि कम पढ़ने वाला भी अगर उसका टाइम मैनेजमेंट एग्ज़ाम में अच्छा है तो वो अच्छा कर ले जाता है। क्योंकि 100% किसी को भी पेपर हल नहीं करना होता है। सभी को 20-30 क्वेश्चन स्किप कर ही देने पड़ते हैं नेगेटिव मार्किंग से बचने के लिए। ऐसी स्थिति में आपकी स्ट्रेटजी और आपका टाइम मैनेजमेंट बहुत मायने रखता है। और टाइम मैनेजमेंट के लिहाज से ये टेस्ट अपने आप में बहुत बेहतरीन है, क्योंकि जैसा कंटेंट एग्ज़ाम में पूछा जाना अपेक्षित है, जिस लेवल के क्वेश्चन, जिस तरीके के क्वेश्चन, चाहे वो मैच मेकिंग वाले हों, चाहे कथन कारण वाले हों, चाहे ऑड वन आउट वाले हों, जितने भी तरह के जो है नए नए एक्सपेरिमेंट यूपीपीएससी कर रहा है, सेम उसी ट्रेंड को फॉलो करते हुए ये टेस्ट सीरीज बनाई गई है। काफ़ी सारे लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं और नियमित रूप से अभ्यास कर रहे हैं। अगर आप भी जुड़ना चाहते हैं या कोई और भी जानकारी आप चाहते हैं तो ये 2 नंबर हैं, इन पर आप संपर्क करके जानकारी ले सकते हैं। लेकिन मैं आपको बिल्कुल रिकमेंड करूंगा कि जिस तरह से हमारी ये बुक में आपने क्वेश्चंस देखे होंगे जिनके पास है, यही लेवल हमने इस टेस्ट सीरीज में भी फॉलो किया है, जो आपको ऑनलाइन मिलता है, हमारे ऐप के माध्यम से उपलब्ध है। आप जब चाहें तो इसको ले सकते हैं। अब ज़्यादा समय नहीं है, आप जो है अपना डिसीजन लेके, अगर आपको उचित लगता है तो इसको आप जो है ले लीजिए और अपने अच्छे से प्रैक्टिस करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आज का जो है हमारा पहला जो फैक्ट है वो ये है, उत्तर प्रदेश में रात्रिकालीन लैंडिंग हवाई पट्टी। अभी तक जो है जितने भी एक्सप्रेसवेज थे उनमें दिन में लैंड करने के लिए एयरफोर्स के विमानों को सुविधा बनाई गई थी। लेकिन अब जो है गंगा एक्सप्रेसवे के साथ एक गौरव जुड़ गया है कि शाहजहांपुर में गंगा एक्सप्रेसवे पर 3.5 किलोमीटर की एक लंबी हवाई पट्टी तैयार कर ली गई है, जिसका परीक्षण भी हो गया है। और
पहली ये एक्सप्रेसवे है जहां पर भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमान दिन और रात दोनों समय में लैंड कर सकते हैं। अब यहाँ की ज़रूरत पड़ती क्या है, मान लीजिए कोई ऐसी विषम युद्ध की परिस्थितियाँ छिड़ जाती हैं जिसमें फ्यूलिंग के लिए या जो है रेस्ट करने के लिए किसी भी वजह से जो है हवाई अड्डे के अतिरिक्त जहाँ भी एयरबेस है उसके अतिरिक्त जो है विमानों को उतरना पड़ता है, तो ऐसी स्थिति में ये सुविधा बनाई गई है। और जितने भी अब एक्सप्रेसवे नए बन रहे हैं सभी पर ये सुविधा दी जा रही है। लेकिन गंगा एक्सप्रेसवे की जो ये खास बात है कि शाहजहाँपुर के पास जो ये पट्टी बनाई गई है, हवाई पट्टी, यहाँ पर दिन और रात दोनों ही समय लड़ाकू विमान आराम से उतर सकते हैं। इस हवाई पट्टी पर राफेल, मिराज, जगुआर जैसे अत्याधुनिक फाइटर जेट्स की रात्रिकालीन लैंडिंग संभव है। तो ये भी जो है एक अचीवमेंट है। ये पट्टी जो है इसका महत्व युद्ध में जो है आपात स्थिति में रनवे के रूप में जो है ये करी जाएगी, जिससे राष्ट्रीय सुरक्षा और आपातकालीन परिस्थितियों में जो है तैयारी को मजबूती मिलेगी। अब गंगा एक्सप्रेसवे का जिक्र चला है, तो गंगा एक्सप्रेसवे कहाँ से शुरू होती है, मेरठ से शुरू होता है। और जो पहला चरण है इसका भी, हालांकि इसका बहुत एक्सटेंशन होगा, और ये जाकर जो है इलाहाबाद में जो है ये ख़त्म होता है। जो पहला जो है चरण है लगभग 600 किलोमीटर के अंदर की इसकी लेंथ है अभी, और बाद में जो है इधर ये मेरठ से हरिद्वार जुड़ जाएगा, नीचे ये जाकर जो है बिहार की तरफ जो है बढ़ जाएगा। जब ये पूरा मतलब गंगा एक्सप्रेसवे बन जाएगा तो ये भारत का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे होगा। अभी की स्थिति के अनुसार जो है तैयार होने के बाद जो है ये दूसरे नंबर का एक्सप्रेसवे होगा। तो ये इसके बारे में है, आप लोग पढ़ते ही रहते होंगे। अगला हमारा जो बिंदु है वो है उत्तर प्रदेश में कृषि सखी योजना। ये जो है एक नई योजना है जो नेचुरल फार्मिंग या प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए महिलाओं की भूमिका, महिलाओं की भागीदारी को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ये योजना बनाई गई है। इस योजना के तहत महिलाओं को प्राकृतिक खेती की तकनीकों में दक्षित किया जाएगा, उनको प्रशिक्षित किया जाएगा। गांव-गांव में वो जाकर किसानों को जागरूक करेंगे। मतलब पहले कृषि सखी बनाई जाएंगी। उन सखियों का काम क्या होगा, पहले जब वो ट्रेनिंग प्राप्त कर लेंगे नेचुरल फार्मिंग की, वो गांव-गांव जाकर महिला किसानों को, पुरुष किसानों को, सभी को जाकर जो है वो जागरूक करेंगी कि नेचुरल फार्मिंग कैसे की जाती है और उसके फ़ायदे क्या हैं। क्योंकि फर्टिलाइज़र वाली फार्मिंग जो है बहुत समय तक मिट्टी की सेहत को मेंटेन नहीं रख पाती है और स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक, इसलिए जैविक खेती को आजकल बढ़ावा दिया जा रहा है। योजना का लाभ लेने के लिए स्थानीय निवासी स्वयं सहायता समूह से जुड़ी कृषि में सक्रिय महिलाएं चुनी जाती हैं। इसमें प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य है कि मतलब साक्षर होना चाहिए महिला को, और इनका चयन जो है जिला स्तर पर गठित एक कमेटी के द्वारा किया जाएगा। तो ये हो गया महिला सखी के बारे में, कृषि सखी के बारे में। आगे बढ़ते हैं। ग्रामीण बैंकों का अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश में कुछ विलय किया गया है, और ये विलय मई 2025 में हुआ है। 3 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का विलय हुआ है। तो उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार के संयुक्त प्रयास से राज्य के 3 प्रमुख क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, जिनमें आर्या बैंक का नाम आपने सुना होगा, ठीक है, प्रथमा बैंक दूसरे नंबर पे, और बड़ौदा यूपी बैंक, ये तीनों ग्रामीण बैंक थी, इनका आपस में मर्जर कर दिया गया है। अब इसके विलय के बाद जो नया बैंक उभरा है, ये आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में कि विलय के बाद जो बैंक बनेगा उसका नाम क्या है। उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक इसका नाम है, और इसका मुख्यालय कहाँ पर होगा, इसका मुख्यालय लखनऊ में होगा। और इसको जो स्पॉन्सर किया है बैंकिंग को, वो बैंक ऑफ बड़ौदा को इसका स्पॉन्सर बनाया गया है। तो जब बैंकों का मर्जर होता है तो उससे क्या होता है, उनकी पूंजी संयुक्त हो जाती है, उनकी जो है जो बाकी संसाधन होते हैं संयुक्त हो जाते हैं, तो इससे जो है उनकी कार्यकुशलता बढ़ती है। इसीलिए आप देखेंगे केंद्रीय बैंकों का भी विलय बीच बीच में होता रहता है। नेक्स्ट हमारा जो फैक्ट है वो है उत्तर प्रदेश सरकार का ट्रांसजेंडर नागरिकों के लिए विशेष राशन कार्ड अभियान। ट्रांसजेंडर नागरिकों को भी सारे अधिकार उसी तरह से मिलने चाहिए, और इसके लिए सरकार स्टेप वाइज स्टेप, पहले शिक्षा क्षेत्र में, बाकी जो है और क्षेत्रों में उनको बढ़ावा दिया गया। अब उनको जो है खाद्य सुरक्षा अधिनियम जो NFSA है उसके तहत राशन कार्ड जारी करने हेतु एक विशेष अभियान शुरू करने की घोषणा की है। इस पहल का उद्देश्य क्या रहेगा,
ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को खाद्य सुरक्षा के दायरे में लाना और उन्हें सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना, तभी उनको आप समाज में एक जो है बराबरी के स्थान पर ला पाएंगे। और इसमें सभी जो है ऐसे लोगों को शामिल किया जाएगा जो राशन कार्ड से वंचित हैं, उनको राशन कार्ड दिया जाएगा, जिसके लिए जिला स्तर पर विशेष टीमें भी गठित की जाएंगी, जिससे पहचान हो सके, उनका पंजीकरण हो सके। और सुप्रीम कोर्ट के 2014 के जो फैसला हुआ था, उसमें आपको याद होगा कि तीसरे लिंग के रूप में, थर्ड सेक्स के रूप में ट्रांसजेंडर को मान्यता दी गई थी और सुप्रीम कोर्ट ने ये गाइडलाइन दी थी कि जैसे और जो है लोगों को बिना भेदभाव के सारी सुविधाएं दी जाती हैं, सेम उसी तरह से इस समुदाय को भी सारी सुविधाएं मिलनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं, पिपराहवा अवशेष की बात कर लेते हैं। ये जो है अभी हाल ही में अवशेषों की नीलामी से संबंधित जो है एक मामला है। पिपराहवा आप जानते हैं एक प्रमुख बौद्ध धार्मिक स्थल है। तो यहाँ का एक अवशेष था जो है, जिसके बारे में हम पूरी बात करेंगे। केंद्र सरकार ने हांगकांग में सोथबी एक संस्था है, उसके द्वारा पवित्र पिपराहवा अवशेषों की नीलामी को रोकने के लिए एक सशक्त कूटनीतिक और कानूनी अभियान चलाया। ये अवशेष 1898 में उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थ नगर में स्थित पिपराहवा स्तूप से खुदाई में मिले थे, जिनमें भगवान बुद्ध के अस्थि अवशेष थे, क्रिस्टल्स थे, कुछ सोप स्टोन कलश थे, सोने रत्नों के साथ अन्य वस्तुएं शामिल थी। इनको देश से बाहर जो है ले जाया गया और अब उनकी नीलामी की जा रही थी। तो भारतीय कानून के तहत ये AA श्रेणी के पुरा अवशेष हैं, इसलिए इनकी बिक्री के लिए इनको देश से बाहर ले जाना अवैध है। लेकिन अब अभी अपने कब्जे में तो रह नहीं गया है, तो यहाँ पर कूटनीतिक तरीके से सरकार ने इस बात को जो है, जब उनको पता चला कि इन अवशेषों की नीलामी की जा रही है, तो उन्होंने इसके लिए कूटनीतिक दखल दिया और संस्कृति मंत्रालय ने तुरंत जो है सोथबो को जो है कानूनी नोटिस भेजा। तो सोथबी को जब कानूनी नोटिस मिला, भारतीय दूतावास, पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग तथा विदेश मंत्रालय के सहयोग से उच्च स्तरीय प्रतिमंडल ने सोथबी के अधिकारियों से मुलाकात की और भारत ने फिर उनको स्पष्ट किया कि भैया ये हमारे देश के जो है बौद्ध परंपरा की विरासत है, ये केवल एक साधारण कलाकृतियाँ नहीं है जिनको आप अपने जो है नीलाम कर दीजिए और कोई अपने ड्राइंग रूम में सजा लेगा। तो जो करोड़ों दुनिया भर में बौद्ध अनुयायी हैं, उनकी आस्था से जुड़ा मामला है, भगवान बुद्ध की उसमें अस्थियों का भी हिस्सा है। तो ऐसी स्थिति में जो है ये, चूँकि औपनिवेशिक काल में बाहर गई थी, अंग्रेज़ों के समय में गई थी, तब तो हमारा बस नहीं था, अंग्रेज़ों को शासन था। लेकिन आज जो है जो ये सरकार ने पहल की है वो वास्तव में स्वागत योग्य है। और जब सरकार का हर तरफ से दबाव पड़ा, कूटनीतिक दबाव पड़ा, तो 6 मई 2025 को नीलामी को स्थगित कर लिया गया और ये बात हुई कि हम लोग बातचीत से इस मसले को सुलझा लेंगे। अब इसमें होगा यही कि भारत सरकार उनसे प्राप्त कर लेगी, चाहे वो स्वेच्छा से दे दें या उसके बदले उनको जो है कुछ धनराशि इत्यादि चाहिए होगा, लेकिन अब ये जो है बिकेगा नहीं, भारत की धरोहर भारत में वापस आ जाएगी। आगे बढ़ते हैं, वैश्विक क्षमता नीति। ये जो है उत्तर प्रदेश सरकार ने एक नीति को मंजूरी दी है जिसका नाम है वैश्विक क्षमता केंद्र नीति। इसका जो है मूल उद्देश्य क्या है कि हम वैश्विक निवेश, ग्लोबल इन्वेस्टमेंट को जो है प्राप्त कर सकें। तो ये 2024 की बनी हुई नीति थी, जिसको अब मंजूरी दी गई, तो उसके टाइटल में 2024 ही जुड़ा हुआ है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इस नीति का उद्देश्य प्रदेश को IT, बैंकिंग, हेल्थकेयर, इंजीनियरिंग और अत्याधुनिक तरीकों में वैश्विक क्षमता केंद्रों का प्रमुख हब बनाना है। नीति का लक्ष्य उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाना और राज्यों में वैश्विक कंपनियों का निवेश बढ़ाना है। अब इसमें जो है, अब इस निवेश नीति क्या है कि जो लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे बाहर से आके, उनको विभिन्न प्रकार की सब्सिडी मिलेगी, ज़मीन खरीदने में सब्सिडी मिलेगी, बिजली के बिलों में सब्सिडी मिलेगी, ब्याज में सब्सिडी मिलेगी, SGST रिफंड मिलेगा, पेरोल की सब्सिडी मिलेगी और अनुसंधान नवाचार के लिए भी उनको अनुदान दिया जाएगा। तो ये कई तरह की सब्सिडी इसीलिए दी जाती है कि जो है बाहर के लोग जो निवेशक हैं वो आकर्षित होकर आए यहाँ पर। तो ग्रेटर नोएडा, लखनऊ, कानपुर, वाराणसी जैसे शहरों में GCC जोन और प्लग एंड प्ले इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए जाएंगे, ठीक है, इस नीति के तहत। आगे बढ़ते हैं, वीर रथ पार्क। वीर से मतलब ही आप थोड़ा सा इससे तुरंत को रिलेट कर लीजिए कि स्वतंत्रता संग्राम के जो हमारे सेनानी हैं, जो वीर हैं, उनकी स्मृति में वीर रथ पार्कों का निर्माण उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा कराया जाएगा। तो ये पार्क जो है ग्रेटर नोएडा
ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे के आसपास सेक्टर 145 के नलगढ़ा गांव में लगभग 22 एकड़ क्षेत्र में बनेगा, जिसकी अनुमानित लागत 42 करोड़ रुपए है। अब इस पार्क में कुछ विशेषताएं बने हैं। इसमें एक भव्य म्यूजियम बनाया जाएगा, जिसमें हमारे देश के जो महानतम शहीद हैं, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, सुभाष चंद्र बोस, कर्नल करनैल सिंह, इनके अलावा लगभग और 32 स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं, उनकी पत्थर की मूर्तियां और उनकी जीवनी से जुड़ी जानकारियां प्रदर्शित होंगी, जिससे जो हमारी वर्तमान पीढ़ी है, जो भावी पीढ़ी है, वो इन वीर स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का जो है जो योगदान है, जो बलिदान है, उसको हमेशा याद कर सके, उनका स्मरण कर सके। इस पार्क में एक ओपन थिएटर भी होगा, जहां पर चलचित्र दिखाए जाएंगे, लेजर शो के माध्यम से सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होंगे, और सैन्य विरासत को दिखाने के लिए यहां पर पुराने युद्धकालीन टैंक, फाइटर जेट जैसे प्रतीकात्मक सैन्य उपकरण भी रखे जाएंगे, जिससे वहाँ पर जो है एक पैट्रियोटिक माहौल, देशभक्ति वाला माहौल बने। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश कौशल विकास निगम जो है, इसके बारे में आप जानते ही हैं। तो ये क्या करता है, कौशल विकास के लिए सारी रणनीति उत्तर प्रदेश में बनाता है। तो इसके तहत भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT रुड़की के साथ एक समझौता ज्ञापन पर अभी हस्ताक्षर किया गया है। और ये समझौता किस लिए किया गया है? जब भी कोई समझौता ज्ञापन होता है तो उसका जो है जो उद्देश्य होता है वो महत्वपूर्ण होता है। तो इस समझौते के तहत प्रदेश के युवाओं को आधुनिक तकनीकी प्रशिक्षण, उन्नत लैब सुविधाएं और इंडस्ट्री ओरिएंटेड कोर्सेज उपलब्ध कराए जाएंगे, जिससे उनकी रोजगार क्षमता और प्रतिस्पर्धात्मक वैश्विक मानकों के अनुरूप विकसित हो सके। तो कुल मिलाकर कौशल विकास के लिए ही ये किया गया है। और यह पहल उत्तर प्रदेश के युवाओं को स्टार्टअप जो है, नवाचार और उच्च तकनीकी क्षेत्रों में आगे बढ़ाने के लिए जो है अपनी भूमिका, सशक्त भूमिका निभाएगी। तो आपको दो चीज़ें याद रखनी है कि किस उत्तर प्रदेश कौशल विकास निगम ने किस जो है संस्थान के साथ ये समझौता किया है। तो वो संस्थान है IIT रुड़की, और ये समझौता कौशल विकास के लिए है, युवाओं में कौशल विकास को प्रमोट करने के लिए। आगे बढ़ते हैं। भारत पाकिस्तान का जो अभी युद्ध हुआ उसमें उसके बाद जो है ब्रह्मोस सुपर क्रूज मिसाइल एकदम से चर्चा में आ गया, जिसकी यूनिट कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश के लखनऊ में जो है लगाई गई है। तो केंद्रीय रक्षा मंत्री आए थे, उन्होंने उत्तर प्रदेश के लखनऊ में ब्रह्मोस सुपर क्रूज मिसाइल उत्पादन की यूनिट का उद्घाटन किया। ये यूनिट भारत रूस संयुक्त उद्यम ब्रह्मोस एयरोस्पेस के तहत स्थापित की गई है और देश की रक्षा उत्पादन क्षमता को बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण कदम है। क्योंकि आपने भी देखा इस युद्ध में विदेशी जो है टेक्निक के जो है हमारे विमान तो काम आए ही आए, हमारे देसी टेक्निक की मिसाइलें और ये भी जो है इन्होंने भी बहुत जो है प्रभावी तरीके से दुश्मन को जो है दहलाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है। जितना ज़्यादा जो है रक्षा के क्षेत्र में हम अपने स्वयं पर निर्भर होंगे उतना ज़्यादा ही अच्छा रहेगा। क्योंकि कोई देश जो है देखने में जरूर मित्र लगता है, लेकिन वो कब शत्रु बन जाएगा कोई भरोसा नहीं है। इसलिए स्वयं की टेक्निक्स और स्वयं पर निर्भरता जितनी ज़्यादा हो उतना बढ़िया है। इस उत्पादन के माध्यम से ब्रह्मोस मिसाइलों का निर्माण और आपूर्ति तेज संभव होगी, जिससे भारतीय सशस्त्र बलों की सामरिक शक्ति और सुरक्षा मजबूत होगी। और ये यूनिट जो है उत्तर प्रदेश में रक्षा क्षेत्र में निवेश और रोजगार के नए अवसर भी सृजित करेगी, जिससे क्षेत्र का जो औद्योगिक विकास है वो भी बढ़ेगा ही बढ़ेगा। आगे बढ़ते हैं। यूपी एग्रीज की बात कर लेते हैं। यूपी एग्रीज जो है एक कार्यक्रम है जिसका शुभारंभ अभी हाल ही में जो है मुख्यमंत्री ने विश्व बैंक की अध्यक्ष की उपस्थिति में जो है किया। और यूपी एग्रीज और AI प्रज्ञा कार्यक्रमों का जो है शुभारंभ इस कार्यक्रम में किया गया। यूपी एग्रीज कार्यक्रम का उद्देश्य राज्य में कृषि क्षेत्र को आधुनिक तकनीकों से जोड़कर किसानों की आय बढ़ाना और कृषि उत्पादन को बढ़ाना। अब इसमें आधुनिक तकनीकों में क्या है, AI का प्रयोग करना है, बाकी सैटेलाइट टेक्नोलॉजी है। तो ये सभी चीज़ें जो है यूपी एग्रीज में शामिल हैं। कुल मिलाकर ये जो है एक टेक्नोलॉजी बेस्ड जो है एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट प्रोग्राम है। और वहीं पर जो है जो प्रज्ञा AI है वो क्या है, एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग करके देश में शासन, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों में नवाचार को प्रभावित करेगा। इन पहलों से उत्तर प्रदेश में तकनीकी विकास को गति मिलेगी और राज्य के नागरिकों को आधुनिक सेवाओं का लाभ मिलेगा। तो ध्यान रखिएगा,
AI प्रज्ञा के बारे में आपसे पूछा जा सकता है, यूपी एग्रीज के बारे में पूछा जा सकता है। दोनों जो ही एग्रीकल्चर के लिए जो है एक टूल हैं जो टेक्नोलॉजिकली जो है उनको एडवांस करेंगे। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड की बात करने की है, जिन्होंने भी एक समझौता ज्ञापन किया है, और ये समझौता ज्ञापन किसके साथ हुआ है? कोल इंडिया लिमिटेड के साथ में। तो हमेशा जो समझौता होता है, MOU होता है, उसको ध्यान रखिएगा कि किसने किसके बीच में हुआ और किस लिए हुआ। तो कोल इंडिया के साथ हुआ प्रदेश में सौर ऊर्जा परियोजना को स्थापित करने के लिए, ठीक है, महत्वपूर्ण है। अब दोनों संगठन मिलकर प्रदेश में स्वच्छ और नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में काम करेंगे, जिससे राज्य की ऊर्जा आवश्यकताओं को पर्यावरण अनुकूल दशाओं में की तरीकों से जो है पूरा किया जा सकेगा। इससे सौर ऊर्जा को बढ़ावा मिलेगा, ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी, कार्बन का उत्सर्जन कम होगा और पर्यावरण जो है स्वच्छ हो सकेगा। इससे स्थानीय स्तर पर रोजगार भी सृजन होंगे और हरित ऊर्जा उद्योग को विकास को भी बढ़ावा मिलेगा। नेक्स्ट है चिप डिजाइन केंद्र की बात कर ले। चिप डिजाइन केंद्र का उत्तर प्रदेश में उद्घाटन हुआ है। तो मई 2025 में केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने उत्तर प्रदेश में नोएडा में भारत के पहले 3 नैनोमीटर चिप डिजाइन केंद्र का उद्घाटन किया है। तो ध्यान रखिएगा, पहला शब्द जुड़ गया है। तो जो पहले वाले होते हैं वो इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं हमेशा, क्योंकि आगे चल के वो GK भी बन जाएंगे और अभी जो है वो करंट अफेयर्स हैं। तो ये नोएडा में स्थापित किया गया है और भारत का पहला ये 3 नैनोमीटर चिप डिजाइन केंद्र है। ये केंद्र जापान की रेनेसा इलेक्ट्रॉनिक्स द्वारा स्थापित किया गया है। यहाँ विश्व की सबसे उन्नत 3nm चिप पूरी तरह से डिजाइन की जाएगी, जिससे उच्च प्रदर्शन, कम ऊर्जा खपत और अत्यधिक कंप्यूटिंग दक्षता संभव होगी। जो ये क्लाउड कंप्यूटर है और बाकी सुपर कंप्यूटर मिशन है, उनमें जो है मदद मिलेगी। ये पहल भारत सरकार के सेमीकंडक्टर मिशन और आत्मनिर्भर भारत अभियान का हिस्सा है, जिसमें देश को सेमीकंडक्टर उद्योगों में वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाना, क्योंकि जितना ज़्यादा हम सेमीकंडक्टर के उत्पादन में जो है खुद जो है आगे आएंगे, यानी सेल्फ डिपेंडेंट बनेंगे, उतना ज़्यादा हम EV जैसे जितने भी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स हैं उनको हम और सस्ता करके बेच सकेंगे। जब EV सस्ती बिकेगी तो हर व्यक्ति EV की तरफ बढ़ेगा और फॉसिल फ्यूल पर जो लोगों की निर्भरता है, आज पेट्रोल डीजल की जो गाड़ियां अभी भी बहुत ज़्यादा हैं, उन पर निर्भरता कम हो जाएगी। क्योंकि अभी क्या है, अभी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स जो है उपलब्ध तो बहुत सारे हैं, ऑप्शन भी बहुत सारे उपलब्ध हैं, लेकिन जो है उनका तो रेट बहुत ज़्यादा है और उनकी बैटरी जो है बहुत ज़्यादा समय तक काम करने में सक्षम नहीं होती है। आगे बढ़ते हैं। एक जिला एक उत्पाद योजना, जो उत्तर प्रदेश की एक फ्लैगशिप योजना है, ODOP योजना। इसमें एक रिसेंट जो है अभी अपडेट आया है। अपडेट क्या है कि इसमें 12 नए उत्पादों को शामिल कर लिया गया है। तो भले ही जो है पुराने वाले उत्पाद अभी तक एग्जाम में नहीं पूछे जा रहे हो, लेकिन अब जो है ये 12 नए उत्पाद से क्वेश्चन आ सकता है, इसको ध्यान रखिएगा। जैसे बागपत में कृषि उपकरण और उसकी सहायक सामग्री को जो है जो एग्रीकल्चर इंस्ट्रूमेंट होते हैं। सहारनपुर का होजरी उत्पाद जो है जोड़ दिया गया है। फिरोजाबाद में पहले कांच की चूड़ियाँ इत्यादि जो है थी, अब जो है खाद्य प्रसंस्करण भी फिरोजाबाद का इसमें जुड़ गया है। गाज़ियाबाद में धातु के उत्पाद यानी मेटेलिक जो है प्रोडक्ट और वस्त्र और परिधान यानी एप्रल्स जो है ये जोड़ दिए गए हैं। अमरोहा के आपने सुना होगा ढोलक जो है बहुत फेमस है। तो अमरोहा में अब जो है धातु और लकड़ी के हस्तशिल्प भी जुड़ गए हैं। आगरा में पेठा बहुत मशहूर पहले से ही था, तो और उसके अलावा फुटवियर, लेदर वर्क ये तो वहाँ होता ही है, तो आगरा का पेठा भी इसमें जुड़ गया है। विभिन्न प्रकार के फुटवियर जुड़ गए हैं। हमीरपुर में भी जो है धातु उत्पाद जुड़ गया है। बरेली में लकड़ी के उत्पाद जुड़ गया है। एटा में चिकोरी उत्पाद जुड़ गया है। प्रतापगढ़ में खाद्य प्रसंस्करण को जोड़ दिया गया है, ठीक है, आंवला वाला। फिर बिंजोनौर में मूंज और उससे संबंधित उत्पादों को जोड़ दिया गया है। बलिया में सत्तू जो है बहुत ही गर्मियों का एक जो है फेमस ड्रिंक होता है, तो सत्तू भी जुड़ गया है। तो इस तरह से एक जनपद एक उत्पाद योजना में जो है ये कुछ अपडेट्स किए गए हैं। और इस योजना की शुरुआत जो हुई थी वो 24 जनवरी जो उत्तर प्रदेश दिवस के रूप में मनाया जाता है 2018 को हुई थी। वर्तमान मुख्यमंत्री के द्वारा ही जो है इसकी शुरुआत की गई थी। आगे बढ़ते हैं।
भारत का सबसे बड़ा टाइटेनियम और सुपरलॉय मटेरियल्स प्लांट ये कहाँ पर स्थापित होने जा रहा है? ये लखनऊ में स्थापित होगा। मुख्यमंत्री ने जो है भारत के सबसे बड़े टाइटेनियम और सुपर एलॉय मटेरियल प्लांट्स का उद्घाटन किया लखनऊ में। केंद्रीय रक्षा मंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने लखनऊ में भारत के सबसे बड़े टाइटेनियम प्लांट के उद्घाटन के अवसर पर जो है प्रतिभाग किया। इसमें मतलब केंद्रीय रक्षा मंत्री भी आए थे। कभी कभी क्वेश्चन घुमा के पूछ लिया जाता है ना कि किसके द्वारा उद्घाटन किया गया। अब ये प्लांट क्या है, थोड़ा सा इसके बारे में जानकारी लिख लीजिए। आप जानते हैं टाइटेनियम बहुत ही मजबूत जो है धातु मानी जाती है। तो ये प्लांट पीटीसी इंडस्ट्री लिमिटेड की सहायक कंपनी एरो एलॉय टेक्नोलॉजी लिमिटेड के द्वारा 50 एकड़ क्षेत्र में स्थापित किया गया है, जिसकी वार्षिक उत्पादन क्षमता 6000 टन है और ये दुनिया की सबसे बड़ी एकल स्थल टाइटेनियम रिमेल्टिंग सुविधा है। ठीक है, ये भी एक बहुत बड़ी विशेषता है क्योंकि ये दुनिया में अपने तरह की सबसे बड़ी जो है टाइटेनियम रिमेल्टिंग सुविधा है। इस यंत्र में वैक्यूम आर्क रिमेल्टिंग, इलेक्ट्रॉन बीम, प्लाज्मा आर्क मटेरियम, ये सब उसके टेक्निकल स्पेसिफिक हैं, इसमें बहुत ज़्यादा जाने की जरूरत नहीं है। बस कुल मिला के बहुत ही उच्च गुणवत्ता का टाइटेनियम और उसके कुछ और सुपर एलॉयज जो है बनेंगे और इनका रक्षा क्षेत्र में, वायु निर्माण के क्षेत्र में जो है उपयोग बहुत ज़्यादा होता है। तो ये पार्ट ही है रक्षा औद्योगिक गलियारे का। ठीक है, इससे जो है विदेशी आत्मनिर्भरता रक्षा क्षेत्र में भारत की कम होगी। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारत की पहली विस्टाडोम जंगल सफारी ट्रेन शुरू की गई है जो कि दुधवा नेशनल पार्क के बीच से जाएगी। तो जो लोग उसके आसपास रहते हैं वो लोग एक बार सफ़र करके ज़रूर देख लीजिएगा। इसके बारे में काफ़ी प्रचार भी मिल रहा है। 26 मई को ये पहली विस्टाडोम जो है जंगल सफारी ट्रेन शुरू की गई है। ये ट्रेन करतनिया घाट वन्यजीव अभयारण्य को दुधवा टाइगर रिजर्व से जोड़ती है। बिल्कुल जंगल के बीच ही चलेगी। आपको वन्यजीव भी दिख जाएंगे, बाघ भी दिख जाएगा, हिरन भी दिख जाएंगे, हाथी होगा तो वो भी दिख जाएगा, गैंडा होगा तो भी दिख जाएगा। यात्रियों को कांच की छत और बड़ी खिड़कियों के माध्यम से जंगल का 360 डिग्री व्यू देखने को मिलेगा। ये सेवा फ़िलहाल अभी शनिवार और रविवार को ही संचालित हो रही है और ये दुधवा जो ये मैलानी स्टेशन है वहाँ से जो है ये चलती है। तो ये 107 किलोमीटर की दूरी को लगभग 4.25 घंटे में पूरा करती है। ठीक है, इस पहल का उद्देश्य उत्तर प्रदेश में इको टूरिज़्म को बढ़ावा देना, पर्यावरण संरक्षण के प्रति लोगों में जागरूकता पैदा करना है। और ये ट्रेन सेवा उत्तर प्रदेश को देश का पहला ऐसा राज्य बनाती है जहां विस्टाडोम कोच के जरिए जंगल सफारी का रोमांचक अनुभव उपलब्ध हो गया है। आगे बढ़ते हैं। शादी अनुदान योजना में जो है कुछ जो है सुधार किए गए हैं, कुछ अपडेट्स हैं, उनको देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने शादी अनुदान योजना के तहत वित्तीय वर्ष 24-25 में 1 लाख अन्य पिछड़ा वर्ग परिवारों को विवाह अनुदान प्रदान किया है। योजना गरीब और कमज़ोर ओबीसी परिवारों की बेटियों की शादी के लिए आर्थिक सहायता देने के उद्देश्य से चलाई जाती है, जिसमें पात्र परिवारों को 20,000 की अनुदान राशि सीधे बैंक खाते में दी जाती है। ठीक है, बफर में सफ़र योजना बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये भी इको टूरिज़्म का ही पार्ट है। उत्तर प्रदेश वन एवं वन्यजीव विभाग ने इसका नाम दिया है बफर में सफ़र। बफर का मतलब क्या होता है, जैसे कोई जंगल है, मान लीजिए दुधवा नेशनल पार्क है, तो उसमें जो सबसे अंदर का डेंस एरिया होता है जहाँ पर सारे जानवर जो है मुख्यतः रहते हैं, उसको कोर एरिया कहते हैं। इसके बाहर का वो जंगली क्षेत्र जहाँ तक इन जानवरों के जाने की संभावना रहती है उसको भी प्रोटेक्ट किया जाता है। तो इस बाहर वाले जोन को बफर जोन बोला जाता है। तो इसी का नाम लिखा गया बफर में सफ़र, यानी आपको वहाँ पर जो है घुमाया टहलाया जाएगा, सफारी की जाएगी उसमें जो है। तो पर्यटन की ये योजना है। इसके तहत पर्यटकों को प्राकृतिक वातावरण का अनुभव कराने के लिए सुरक्षित और पर्यावरण अनुकूल पर्यटन गतिविधियां आयोजित की जाएंगी, जैसे जंगल सफारी, पक्षी दर्शन और वहाँ पर विभिन्न जो जातियाँ जनजातियाँ उनके द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम। तो ये केवल न पर्यटन का विकास करेंगी बल्कि वन्यजीव संरक्षण और सतत विकास के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय फिल्म सिटी परियोजना, इसके बारे में आपने सुना ही होगा कि ये यमुना जो है यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक प्राधिकरण को जो है अब सौंप दिया गया है और ये परियोजना यमुना एक्सप्रेसवे के किनारे विकसित की जाएगी। इसका उद्देश्य प्रदेश को फिल्म और मनोरंजन का प्रमुख उद्देश्य बनाना है। तो इसमें जो है एक फिल्म सिटी बनेगी
जिसमें उच्च गुणवत्ता वाले स्टूडियो, पोस्ट प्रोडक्शन सुविधाएं, आवासीय और वाणिज्यिक क्षेत्र, साथ ही पर्यटन और मनोरंजन के लिए आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित होगा। इस पहल से न केवल फिल्म उद्योग को बढ़ावा मिलेगा बल्कि स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा मिलेगा। जो स्थानीय कलाकार हैं उत्तर प्रदेश को, उनको भी जो है इसमें अवसर मिलेंगे। आगे बढ़ते हैं। डिस्प्ले ड्राइवर चिप निर्माण इकाई, ये कहाँ पर स्थापित हो रही है? तो पहले तो अभी हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उत्तर प्रदेश के जेवर में, जहाँ पर एयरपोर्ट भी बना हुआ है इंटरनेशनल, वहाँ 3700 करोड़ रुपए की लागत से डिस्प्ले ड्राइवर चिप निर्माण इकाई को लगाने की मंजूरी दे दी गई है। ये इकाई देश में डिस्प्ले होता है, पैनल डिस्प्ले होते हैं, स्मार्टफोन, टीवी और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के लिए आवश्यक डिस्प्ले ड्राइवर चिप का घरेलू उत्पादन करेगी। अभी तक ये चीज़ें हमको बाहर से मंगानी पड़ती, विशेषकर चाइना से। इस परियोजना से भारत की सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्षमता को बढ़ावा मिलेगा, आयात पे निर्भरता कम होगी और स्थानीय स्तर पर रोजगार का सृजन होगा। तो ये जो कदम है, ये उत्तर प्रदेश को इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में स्थापित करने के लिए एक जो है बड़ा जो है कदम माना जा रहा है। आगे बढ़ते हैं। जो अग्निवीर योजना है, तो इसमें जो है अब इनको उत्तर प्रदेश में क्षैतिज आरक्षण मिलेगा। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य पुलिस बल में विभिन्न पदों पर पूर्व अग्निवीरों को 20% क्षैतिज आरक्षण देने की घोषणा की है, जिससे उनको जो है रिटायरमेंट के बाद या अग्निवीर से हटने के बाद जो है उनको तुरंत जॉब भी मिल सके। तो आरक्षण के अतिरिक्त सरकार ने उनको भर्ती को आसान बनाने के लिए आयु में 3 वर्ष की छूट भी प्रदान कर दी है। इनकी भर्ती 4 वर्षों की अवधि के लिए की जाती है, जिसके पश्चात इन अग्निवीरों में अधिकतम 25% को स्थायी कमीशन मिल जाता है अगले 15 वर्षों के लिए। योग्यता और उनकी संगठनात्मक आवश्यकताओं के आधार पर इनको जो है सेवाओं में शामिल कर लिया जाता है। तो इस तरह से जो अग्निवीर जो है छटनी के बाद बाहर निकल जाते हैं, उनको अब उत्तर प्रदेश पुलिस में सेवा का अवसर मिलेगा, उनको बहुत विशेष छूट इसमें दी जा रही है। तो मित्रों, इस तरह से आज के लेक्चर में हमने पूरा इसको कवर करने का प्रयास किया। यूपी करंट अफेयर्स मई में जितने भी महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो आपको जानने चाहिए, आपके लिए परीक्षा उपयोगी हैं, वो सब इसमें कवर किए गए। तो अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में। नमस्कार, धन्यवाद। दोस्तों, क्या आप पीसीएस अधिकारी बनना चाहते हैं? यदि हाँ, तो डिकोड एग्जाम लेकर आया है यूपी पीसीएस फाउंडेशन कोर्स 2025। यह एक ऑल इन वन कोर्स है जिसमें प्रीलिम्स मेंस दोनों ही परीक्षाओं के लिए वीडियो लेक्चर, एनसीईआरटी और स्टैंडर्ड बुक्स बेस्ड बाइलिंगुअल नोट्स उपलब्ध कराया जा रहा है। इस कोर्स में प्री और मेंस के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर भी वीडियो लेक्चर के माध्यम से कोर्स में सम्मिलित होंगे। साथ ही साथ में कोर्स का कंटेंट गुणवत्तापूर्ण होने के साथ ही साथ एग्जाम ओरिएंटेड है, जिससे कोर्स लेने वाले स्टूडेंट्स को कोई भी बाहरी पुस्तक या नोट्स पढ़ने की आवश्यकता न पड़े। इस कोर्स में प्रीलिम्स और मेंस के टेस्ट सीरीज तथा आंसर राइटिंग प्रोग्राम भी शामिल है, जिसके साथ ही साथ टेलीग्राम ग्रुप में रेगुलर टॉपिक वाइज टेस्ट कराए जाएंगे। इसके साथ ही सीसेट, निबंध तथा सामान्य हिंदी की अतिरिक्त कक्षाएं भी चलाई जाएंगी तथा हमारे कोर्स से परीक्षा में सफल होकर इंटरव्यू देने वाले विद्यार्थियों को इंटरव्यू की भी तैयारी कराई जाएगी और अंतिम परिणाम कुछ भी हो, पूरी फीस उन्हें रिवार्ड के स्वरूप जो है वापस कर दी जाएगी तथा अगले बैच में उन्हें निःशुल्क प्रवेश प्रदान किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि डिकोड एग्जाम एक संस्थान के रूप में 5 वर्ष के अपने सफल कार्यकाल में अब तक 55 से अधिक विद्यार्थियों को विभिन्न परीक्षाओं में अंतिम सफलता दिलाने में अपना सफल योगदान दे चुका है। इस कोर्स की फीस 15,000 रुपये निर्धारित की गई है, लेकिन पहले प्रवेश लेने वाले 100 विद्यार्थियों को 3,000 रुपये की विशेष छूट दी जा रही है। और अधिक जानकारी के लिए हमारे संस्थान के नंबर 6307495944 पर संपर्क करें।